नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। आज की हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे कार्यपालिका के जो वास्तविक अध्यक्ष हैं, जिसे हम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर के रूप में जानते हैं। वो किस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं, उनकी क्या योग्यताएं हैं और उनके क्या अधिकार हैं, इस प्रकार की जो जानकारी है वो आज की क्लास में रहेगी। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का जो पद है, या हम ये कहें कि भारतीय राजनीति में जो है प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो कार्यपालिका में, जो एग्जीक्यूटिव्स में जो भी काम किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। और इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि जो भारतीय राजनीति है उसके 3 अंग हैं। अगर हम भारत में बात करते हैं तो सबसे पहले जो पहला अंग आता है वो व्यवस्थापिका से संबंधित है। व्यवस्थापिका जो है एक लेजिस्लेचर जो है उससे संबंधित है, जिसको हम विधायिका के रूप में जानते हैं। दूसरा जो है हमारा एग्जीक्यूटिव्स है, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्यपालिका अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो व्यवस्था की जाती हैं, उसके अनुसार जो है काम किए जाते हैं, और उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं या एग्जीक्यूटिव्स के रूप में जानते हैं। दोस्तों, ये जो काम किए गए हैं कार्यपालिका के द्वारा या व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी व्यवस्था बनाई गई है, क्या वो संविधान के अनुसार है, या फिर जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून हैं, जो लॉज हैं, क्या कार्यपालिका ने उनके अनुसार कार्य किया है? इन सब की जो जांच की जाती है वो न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। इसलिए एक अलग से न्यायपालिका रखी गई है। आप लोगों को पता होगा ये सरकार के 3 अंग हैं, और इसमें जो तीसरा अंग है जिसको हम न्यायपालिका या जुडिशरी सिस्टम कहते हैं, ये स्वतंत्र है। और आप लोगों को पुरानी क्लासों से पता लगा होगा कि जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है इंडिया में, वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, जिसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किस प्रकार से नियुक्त होते हैं और उनकी क्या स्थिति है, तो आप लोग ये समझ रहे होंगे। जो कार्यपालिका होती है, जो सरकार है, सरकार जो कार्य करती है, जो एग्जीक्यूटिव्स है, उसमें सरकार आती है, और सरकार अपने कार्य को एक सरल बनाने के लिए जो है सरकार के कार्य को विभिन्न मंत्रालयों में गठित करती है। और प्रत्येक मंत्रालय का अपना एक मंत्री होता है, और यह मंत्री जो है मंत्रिपरिषद का, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है उसका मेंबर होता है। आप लोगों को याद हो, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री हेड होता है, अर्थात वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के जो निर्णय होते हैं उनको प्रभावित करता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है प्रधानमंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का प्रमुख है। तो हम लोग ये बात जान चुके हैं। और अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। वह राष्ट्रपति के जो काम होते हैं उन कार्यों का संचालन करता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री का जो चयन है, उसकी जो नियुक्ति है वो किस रूप में होती है, कैसे होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे 4-5 इसमें टॉपिक्स हैं। प्रधानमंत्री का जो चयन है या नियुक्ति है, उसके संबंध में आर्टिकल 75 में केवल ये प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि राष्ट्रपति जो है इस नियुक्ति को अपने विवेकाधिकार पर अपनी मर्जी से कर सकता है। बल्कि जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा वो कैसा होगा, तो हमारे यहाँ पर एक प्रथा है, क्या कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का दावेदार या उसको नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। हु इज द लीडर हु गॉट द मेजॉरिटी इन लोकसभा। ओके, जिसने लोकसभा में मेजॉरिटी को प्राप्त किया है, उस दल का जो लीडर होता है, जो नेता होता है,
वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, वो नेता कौन बनाता है? जो दल है वो अपना नाम अनाउंस कर देता है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री या हमारे जो नेता रहेंगे वो ये रहेंगे, और इस प्रकार से जो नेता होता है वो राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा करता है। जब इलेक्शन हो जाते हैं उसमें किसी एक दल को बहुमत मिल जाता है लोकसभा में, बहुमत का मतलब आधे से एक अधिक, है ना। तो जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो जो नेता होता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है कि भाई हम एक बड़े दल के रूप में उभरे हैं और हमें आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा करता है। इसके बाद उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। यदि सामान्य चुनाव में कोई भी दल मान लो बहुमत प्राप्त ही नहीं करता हो तो राष्ट्रपति फिर किसको बुलाएगा? तो इस कंडीशन में लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल होगा उसके नेता को बुलाता है। और अगर मान लो राष्ट्रपति को ये लगता हो कि ये बड़ा दल भी जो है सरकार नहीं बना सकता है, तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पीछे बहुत सारे दल हों, जो बहुत सारे दल उसका समर्थन करते हों, उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए नियुक्त करता है। और ऐसे व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाएगी कि भाई वो अपना कम से कम 1 माह के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करे। ठीक है, कम से कम 1 माह के अंदर। शक्ति परीक्षण कहते हैं इसको। उसकी एक डेट अनाउंस हो जाती है कि भाई आपका शक्ति परीक्षण है उस दिन लोकसभा के अंदर, तो आप अपने बहुमत को साबित करें। इस प्रकार के उदाहरण जो है इतिहास में देखने को मिले हैं। जैसे हम बात करते हैं 1779 की, जब चौधरी चरण सिंह जी, जिन्हें बहुत सारे दलों का समर्थन दिया गया था, हाँ एक किसान नेता है ना चौधरी चरण सिंह जी। 89 की बात करते हैं अगर, तो उस समय पे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। और इसी प्रकार की एक सिचुएशन और बनी थी जो 1991 में जब लोकसभा का जो मध्यावधि चुनाव था वो हुआ और किसी भी दल को जो है उसमें बहुमत नहीं मिला था। तब लोकसभा में सबसे बड़े दल के जो नेता थे वो पीवी नरसिम्हा राव जो थे, उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। और एक बार फिर ऐसे ही 98 में जब 12वीं लोकसभा का गठन किया गया था और 11वीं लोकसभा का गठन में भी यही हाल हुआ, तो उस समय पर राष्ट्रपति ने लोकसभा के चुनाव में जो है किसी भी दल को और जो गठबंधन का जो ग्रुप था पूरा का पूरा मिलकर, उसको बहुमत नहीं मिला। इस कारण सबसे बड़ा दल और सबसे बड़े गठबंधन के रूप में जो है अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये 98 की बात है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर मान लो बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो बहुत सारे संगठन मिलकर एक बहुमत की सरकार बनाते हैं और अपना नेता चुनते हैं, उसी को राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाते हैं। जब कार्यरत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तब मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, पूरे का पूरे मंत्रिपरिषद को। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है लोकसभा में किसको बुलाएगा? जो विपक्ष का नेता होगा उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। और मान लो उसके इनकार करने पर अगर विपक्ष के नेता ने मना कर दिया कि भाई हम तो सरकार ही नहीं बनाना चाहते, हम तो इलेक्शन ही चाहते हैं, तो फिर किसको बुलाएगा? तो फिर ऐसे व्यक्ति को बुलाएगा जिसे कई दलों का समर्थन प्राप्त हो और राष्ट्रपति को लगता हो कि भाई ये सरकार बना सकता है। तो उसको वो शक्ति परीक्षण के लिए समय देता है 1 माह का। और इस प्रकार से जो है अगर वो अपने शक्ति परीक्षण में कामयाब होते हैं तो सरकार आगे चलती रहती है। जब 1979 में मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दिया तो राष्ट्रपति ने लोकसभा में जो विपक्ष के नेता थे उस समय वाई चौहान, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इन्होंने जो है इनकार कर दिया, है ना। वाई चौहान ने इनकार कर दिया था। इसी कारण बहुत सारे दलों ने मिलकर चौधरी चरण सिंह की सरकार बनाई जो 1 साल के आसपास चली थी। तो इस प्रकार की सिचुएशन जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए बन जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की योग्यता की।
तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, संविधान में योग्यता के संबंध में जो है कोई भी स्पष्ट बात नहीं की गई है, लेकिन इतना अवश्य कहा गया है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में जो है बहुमत जो प्राप्त दल है उसका नेता होना चाहिए, और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के लिए आवश्यक है कि नेता जो है लोकसभा का सदस्य हो। अब मान लो सदस्य नहीं है तो क्या होगा? तो लोकसभा में उसको सदस्य होने के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि भाई वो राज्यसभा से या फिर लोकसभा से कहीं से भी वो सदस्य बनकर 6 महीने के अंदर अंदर आ जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसे केस जो हैं 1997 में जब प्रधानमंत्री पद पर इंद्र कुमार गुजराल को बनाया गया था वो इसी तरीके से बनाया गया। फिर बाद में 2004 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिसको बाद में आसाम से जो है राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था कांग्रेस के द्वारा, है ना। तो 2004 में प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह जी, वो भी एमपी नहीं थे उस समय पर जब प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। तो संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन जो आर्टिकल 75 है और उसका जो क्लोज 5 है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि भाई आप प्रधानमंत्री बनोगे, लेकिन 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य अगर नहीं बनते हैं तो फिर प्रधानमंत्री पद पर आप बने नहीं रह सकते। ठीक है। 1996 में जब एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे तब वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, और उनकी नियुक्ति को जो एक एसपी आनंद करके थे उन्होंने इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी थी कि इन्होंने अनुच्छेद 14, 21 और 75 का उल्लंघन किया था। ठीक है, हम आर्टिकल 14 की बात कर चुके हैं, है ना, विधि के समक्ष क्षमता। 21 प्राणवैधिक स्वतंत्रता के संबंध में बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा था कि अनुच्छेद 75 का क्लॉज 5 उसके अनुसार जो है यह नियुक्ति विधि मान्य है ना। तो जो हम अभी विवेचन कर चुके हैं पहला कि भाई अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर अपना वो ले सकते हैं सदस्यता, तो फिर आपको आर्टिकल 14, 21 इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, योग्यता समझ में आई होगी। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री जो बनेगा वो ऐसा भी होना चाहिए कि लोकसभा का सदस्य नियुक्त हो सके या संसद का सदस्य नियुक्त होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा संसद का जो सदस्य होता है उसकी मिनिमम एज कितनी होती है? 25। ओके। और राज्यसभा में 30। तो राज्यसभा के संदर्भ में वो 30 साल का होना चाहिए कम से कम, और लोकसभा के संदर्भ में 25 साल का होना चाहिए कम से कम। तो 25 साल का व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, और उसके बाद उसको एक एमपी बनना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, जो उसकी पद की अवधि है, टेन्योर है, वो क्या है? तो सामान्यतः जो प्रधानमंत्री अपने पद पर जो बने रहते हैं वो पद ग्रहण की जो तिथि होती है उससे अगले चुनाव के बाद तक। वैसे तो जनरली जो हम देखते हैं लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री 5 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद भी बना रहता है अगर चुनाव आयोग ने चुनाव समय पर नहीं कराया है तो, और वो तभी हटता है जब दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है ना। लोकसभा भले ही भंग हो गई हो लेकिन वो कार्यवाहक के रूप में बने रहते हैं। तो इस बात को हम कह देते हैं कि भाई जो अगला चुनाव होगा उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन तक प्रधानमंत्री पद पर बना रहता है। लेकिन अगर इसको हम हटाना चाहें तो पद को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दे और पदमुक्त हो जाए, या फिर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो। तो जब लोकसभा में किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरा का पूरा जो मंत्री परिषद होता है उसको त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, पूरा का पूरा मंत्री परिषद। और अगर राष्ट्रपति को ये लगता हो कि असंवैधानिक है तो राष्ट्रपति भी जो है उनको बर्खास्त कर सकते हैं। तो इस रूप में प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है।
अब हम प्रधानमंत्री के संबंध में जो उनके कार्य हैं उनकी बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने तथा मंत्रिमंडल से उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। और ये व्यवस्था है आर्टिकल 75 का 1 क्लॉज है। नहीं समझ में आया? दोबारा बोलते हैं। सबसे पहले चुनाव हुआ और चुनाव के बाद एक बहुमत प्राप्त दल उभर कर आया सामने लोकसभा में। उसका किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जो बहुमत प्राप्त हो चुकी है वो अपना नेता घोषित करती है और वह नेता राष्ट्रपति के पास जाता है। उससे मिलकर राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसी की सलाह पर वो उनको जो मंत्रालय होते हैं या विभाग होते हैं उनका आवंटन करता है। तो इस प्रकार से उनको हटाने की या उनको नियुक्त करने की जो सिफारिश है वो प्रधानमंत्री करता है। किससे? राष्ट्रपति से। आर्टिकल 75 का क्लॉज। ओके। प्रधानमंत्री चाहे तो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभाग का आवंटन कर सकता है या किसी भी मंत्री को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज सकता है, अंतरित कर सकता है उनको। इसी रूप में हम ये कह सकते हैं कि मान लो जैसे प्रधानमंत्री है तो वो चूंकि मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिमंडल बना रहेगा या हट जाएगा? क्योंकि मंत्रिमंडल जो है प्रधानमंत्री के द्वारा गठित किया गया था, उसकी सलाह पर गठित किया गया था, इसलिए मंत्रिमंडल भी जो है उसका विघटन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है पूरा का पूरा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। और जब उसी पार्टी का दूसरा नेता जिसको राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बनाया फिर पुनः उसकी सलाह पर नया मंत्रिमंडल जो है वो बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री का जो एक कर्तव्य है कि वो है संघ के कार्यपालक, जो संघ का कार्यपालक है उसके प्रशासक, जो प्रशासन संबंधी एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधी जो है और उसके जो विधान संबंधी जो भी प्रस्तावनाएं हैं, जो भी स्थितियां हैं, उनकी सूचना जो है राष्ट्रपति को वो देगा। और साथ ही साथ यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे विषय पर प्रधानमंत्री से सूचना मांगता है कि भाई आपके उसमें जो है कौन कौन से लॉ बन रहे हैं, विधि विषयक जो प्रस्तावनाएं कौन से विषय बने हैं या आप प्रशासन में क्या कर रहे हैं, तो उसके संबंध में भी जो है वो प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है। और प्रधानमंत्री से सूचना मांगने का जो के संबंध में जो आर्टिकल है संविधान में वो आर्टिकल है 78 है ना, आर्टिकल 78। तो आर्टिकल 78 के तहत जो है प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है राष्ट्रपति का। ठीक है, किस किस विषय पर? प्रशासन संबंधी या विधि विषयक संबंधी। प्रधानमंत्री का एक काम और है, वो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है ना। और राष्ट्रपति यदि ये चाहे कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद का विचार करे तो वह प्रधानमंत्री को एक सूचना देगा भाई कि राष्ट्रपति जो है वो किसी बात पर जो है मंत्रिपरिषद से विचार करना चाहता है, तो उसके लिए जो है प्रधानमंत्री के द्वारा सूचना दी जाती है। तो इस प्रकार की जो कार्य हैं और जो शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की वो लिखित हैं या वर्णित हैं और प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों तैयारी करते रहें और डेल्टा एकेडमी आपके साथ हमेशा इसी रूप में नई नई खबरों के साथ उपस्थित होता रहेगा। उम्मीद है कि हम लोग आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे होंगे और अगर कोई कमी है तो आप लोग कमेंट ज़रूर दें। आपकी कमियों पर, जो भी कमियां हैं उन पर जो है विचार किया जाएगा। अगली इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।